गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। हमने इसके 85 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, ठीक है। तो चलिए आज 86 क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे स्पीच का 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 5 horses आर इन ए रेस। मिस्टर ए सेलेक्ट 2 ऑफ द हॉर्स एट रैंडम एट बेट्स ऑन दैम। द प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर ए सेलेक्टेड विनिंग हॉर्स इज। क्या कहता है, एक दौड़ में 5 घोड़ों ने हिस्सा लिया है। मिस्टर ए ने यादृच्छा 2 घोड़ों को चुना और उन पर शर्त लगाई। मिस्टर ए द्वारा जीतने वाले घोड़े को चुनने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, क्या कहता है, हमारे पास टोटल कितने घोड़े हैं, 5 घोड़े हैं, ठीक है, 5 घोड़े हैं। और उसमें से कितने सिलेक्ट करने हैं, 2 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। 5 घोड़ों में से 2 सिलेक्ट हमने करने हैं, ठीक है। तो कितना हो गया हमारे पास, ये टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगी, मतलब 5 घोड़ों में से 2 घोड़े चुनने की, वो तो ये होगी 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल। तो जब इसको सोल्व करेंगे 5 4 और ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ये 2 और 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, 2 दूनी 4 5 दूनी 10। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 10 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हमने एक घोड़ा चुनना है जो क्या होगा, जीतेगा। तो 5 में से हमने एक घोड़ा सिलेक्ट करना है, तो 4C1 उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। 4 तरीके होंगे हमारे पास। आउट ऑफ 4 ही हैज़ टू सेलेक्ट 1 हॉर्स। 4 में से हमें एक घोड़ा क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसने बोला ना 5 घोड़ों ने हिस्सा लिया है, 2 घोड़ों को चुनना है और उस पर शर्त लगाई कि जो ए द्वारा जीतने वाले घोड़े को चुनने की, जीतने वाले घोड़े को चुनने के। 5 में से मान लो 2 घोड़े उसने चुने, ठीक है। 2 में से एक हारेगा और एक जीतेगा, ठीक है। तो एक मान लो वो हारा, वो हमने नहीं लिया, तो टोटल बच गया कितना, 4। तो 4 में से हमने जो लिया है वो क्या लिया है, जीतने वाला लिया है कि 4C1, ठीक है। 4C1 हमारे पास होता है 4। टोटल हमारे पास कितना था, 4। और टोटल कितना था, सॉरी 10, और जीतने वाला कितना था, 4। तो 2 दूनी 4 2 पंजे 10। तो इसका सही करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन, यानी कि 2/5 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स हमारे पास ये गिवन है, पी ऑफ एक्स हमारे पास ये सारी चीज़ें गिवन है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो, एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स प्राइम नंबर है, ठीक है। एक्स प्राइम नंबर का मतलब 2 3 5 और 7, ये है हमारे पास ई में। एक्स जो 2 3 5 और 7 है ई में। और जो एफ है, एफ में क्या है, एक्स लेस देन 4, यानी कि 1 2 3 तक है, ठीक है। 1 2 3 है इसमें, 4 से छोटा बोला ना, इक्वल नहीं बोला। तो ई यूनियन एफ निकालता है प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालें। ई यूनियन एफ तो बाद में निकलेगी, पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब ई में कितने नंबर है, प्राइम, तो 2 + 3 + 5 और +7, ये हमने निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से कितने हो जाएगी, P2 कितना है हमारे पास, 0.23। प्रोबेबिलिटी सबकी गिवन है 0.23, प्लस P3 की 0.12, प्लस P5 की 0.20, प्लस P7 की 0.07। तो ये कितना हो गया, 0.62 हो गया P ऑफ E। सिमिलरली हम निकालेंगे P ऑफ F। P ऑफ F हमारे पास क्या है, x लेस देन 4, तो P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2 प्लस P ऑफ 3, ये है हमारे पास। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 0.15 प्लस 0.23 प्लस 0.12, कितना हो जाएगा, टोटल 0.50 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या निकालना है, P ऑफ E इंटरसेक्शन F, क्योंकि P यूनियन F का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो इंटरसेक्शन भी जरूरत पड़ेगा। इंटरसेक्शन में देखो क्या आ रहा है, E में तो 2 3 5 और 7, F में क्या था 1 2 3 4, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 और 3, P ऑफ 2 प्लस P ऑफ 3। तो यहाँ से P ऑफ 2 हमारे पास कितना है, 0.23 और P ऑफ 3 कितना है, 0.12 इज इक्वल टू 0.35, ठीक है। ये हमारे पास है। तो अब देखो P ऑफ E यूनियन F का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, क्या हो जाएगा, P ऑफ E प्लस P ऑफ F माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F। सब की वैल्यू हमारे पास थी, ठीक है। P ऑफ E की वैल्यू 0.62 आई थी, P ऑफ F की वैल्यू 0.50 आई थी, और इसकी अभी निकाली है 0.35। तो ये हो जाएगा 0.77 जब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए टारगेट बाय ए शूटर इन एनी शूट इज
1/3, ठीक है। देन द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट शॉट, तो इंडिपेंडेंट शॉट तो हमने मान लिया, लेट इंडिपेंडेंट जो शॉट है वो हमारे पास कितना है n, यहाँ तक आ गया। उसके बाद एट द टारगेट रिक्वायर्ड बाय हिम, सो द प्रोबेबिलिटी दैट हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस इज ग्रेटर देन 5/6। अभी इसने क्या कहा है कि जो उसने हिटिंग ए टारगेट बाय शूटर, उसने जो टारगेट को हिट किया तो 1/3 है, तो नोट वाली प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, नोट हिटिंग द टारगेट कितना आ जाएगा, नोट हिटिंग द टारगेट 1 - 1/3 यानी कि 1/2, नोट हिटिंग द टारगेट, ठीक है। वो कितना, सॉरी 3 एकम 3, 2/3 आ जाएगा, ठीक है, 2/3, ठीक है, नोट हिटिंग द टारगेट। अच्छा अब देखो इसने क्या बोला है, नोट इसने बोला है देन द मिनिमम नंबर इंडिपेंडेंट शॉट हमने लिया है कितना n, एंड टारगेट बाय हिम सो दैट द प्रोबेबिलिटी हिटिंग द टारगेट की निकालनी है, एटलीस्ट वंस इज ग्रेटर, मतलब एक ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, कम से कम एक बार भेजने की प्रयोगता उससे अधिक हो, 5/6 अधिक हो, ठीक है। तो n लिया, तो अब हम यहाँ पे देखो हमने माना नोट हिटिंग द टारगेट, नोट हिटिंग द टारगेट, नोट हिटिंग द टारगेट इन ऑल अटैम्प्ट्स, इन ऑल टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट शॉट कितने हैं n अटैम्प्ट्स, ठीक है। हमने मान लिया कि उसने एक भी अटैम्प्ट में टारगेट को हिट नहीं किया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 2/3 की पावर n हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। अब यहाँ से देखो हमें n की वैल्यू निकालनी है ना, इंडिपेंडेंट शॉट कितने लिए उसने। अब उसने बोला उस टारगेट को हिट करने के लिए कम से कम एक बार भेजने की 5/6 से अधिक है प्रायिकता, तो एक कम से कम एक बार मतलब एटलीस्ट 1, तो यानी कि 1 - 2/3 की पावर n, ये तो ना करने के उसमें से एक क्या कर दिया, इसको एक में से माइनस कर दिया, और ग्रेटर देन कितना आ गया 5/6, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें बोल रहा है, ठीक है। आ गया यहाँ तक समझ, 2/3 की पावर n ग्रेटर देन 1/6, 5/6 को 1 को इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास -5/6, और माइनस हमारे पास यहाँ है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2/3 की पावर n ग्रेटर देन 5/6 - 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास -1/6, ठीक है, ग्रेटर देन -2/3 की पावर n, माइनस ऑपरेट करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये लेस देन 1/6 हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये हमारे पास हो जाएगा 2/3 की पावर n इज लेस देन 1/6, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। आगे इतना समझ में। अब उसके बाद देखो, उसके बाद हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2 लिख सकते हैं ना, 3 × 2। तो देखो यहाँ से हमने क्या, मैं इसको ऐसे लिखूं 2 की पावर n+1 डिवाइड बाई 3 की पावर n - 1 इज लेस देन 1। देखो इसका मतलब क्या हुआ, जो इसको हमने लिखा 2 × 3, 2 तो 2 इधर आ गया, तो 2 की पावर कितनी होगी 1, 3 भी इधर आ गया, 3 की पावर भी कितनी है 1, 3 की पावर 1 ऊपर है तो इसको नीचे लाएंगे तो 3 की पावर -1 हो जाएगा ना। तो ऐसे ही किया, तो इसका मतलब 2 की पावर n+1, ये 2 तो ऊपर आ गया, और 3 जो है नीचे लेके आए तो इसकी पावर माइनस में हो गई, तो ये लेस देन 1। आ गए यहाँ तक समझ में। अब चलो, अब कहाँ चले, अब हम चले 2 की पावर n+1, इसको हमने लिखा क्या, ये हो जाएगा, क्या था ये लेस देन 1 था ना, तो ये लेस देन 3 की पावर n - 1, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें से देखो n की वैल्यू इसमें सेलेक्ट करते रहो, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 5 पुट करते हैं, 2 की पावर 6 लेस देन 3 की पावर 5, तो 2 की पावर 6 हमारे पास कितना होता है, 2 की पावर 6 कितना हो गया, 2 की पावर 5 तो 32, 32 दूनी 64 लेस देन 3 की पावर 3, 3 3 3 और 3 3 3 9 3 27 3 81 और 81 थी 243, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट निकल रहा है। चलो अब सेकंड और देखते हैं, 2 की पावर n+1 लेस देन 3 की पावर n - 1, तो 2 की पावर 4 पुट करेंगे तो 2 की पावर 5 लेस देन 3 की पावर 4 - 1 3, 3 3 होती है, ये तो 27 होता है और ये 32 होता है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये गलत है। तो इसका मतलब हमारे ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि n की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 5 हो जाएगी, ठीक है। आगे आपको समझ में कैसे करना था। चलिए नेक्स्ट, 2 इंटीजर आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 to 11 गिवन दैट द सम ऑफ सेलेक्टेड नंबर इज इवन, जो हमारे पास सम है सेलेक्टेड नंबर का वो कैसा है, इवन है,
ठीक है, सम क्या है, इवन है। तो उसके बाद द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर आर इवन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने की बोथ नंबर क्या होंगे, इवन होंगे। अच्छा, 1 से 11 में हमारे पास टोटल कितने नंबर होंगे, जो 5 नंबर तो हमारे पास क्या होंगे, ओड होंगे, और 6 नंबर हमारे पास क्या होंगे, इवन होंगे। ठीक है, 1 से लेके 11 तक में अगर हम काउंट करेंगे तो जैसे 1 3 5 7 9 11, 6 नंबर हो गए, 6 हो गए क्या, अरे नहीं 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 नहीं, 2 नंबर इसने बोला है, देखो 1 मिनट, मैंने गलत लिख दिया। टोटल कितने इंटीजर है हमारे पास, 11। तो इसमें से इवन देखो कौन कौन से हैं, 2 4 6 8 10। तो 5 नंबर तो हमारे पास क्या है, इवन है, और जो 6 बच के वो हमारे पास क्या आ गए, ओड आ गए। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। और हमें क्या लेने हैं, हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर आर इवन, जो नंबर हम सेलेक्ट करेंगे वो इवन होने चाहिए। टोटल हमने कितने नंबर सेलेक्ट करने हैं, 2 इंटीजर्स आर सेलेक्टेड, 2 इंटीजर हमें क्या करने हैं, सेलेक्ट करने हैं। तो प्रोबेबिलिटी देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी है यहाँ पे। तो इवन नंबर हमारे पास कितने हैं, 5, 5C2। टोटल केस हमारे पास क्या बनेंगे, 5C2 वो इवन भी हो सकते हैं और वो ओड में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल तो हमारे पास ये केस बनेंगे, दोनों में से सिलेक्ट हो सकते हैं ना, दो दो, लेकिन लेने किस में से हैं, इवन में से। तो इवन कितने थे, 5, 5C2 डिवाइड बाय टोटल केस, टोटल प्रोबेबिलिटी या टोटल केस हम यहाँ पे ये हो जाएगा डिवाइड बाय, ये होता है ना नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, इसको जब सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/5, यानी कि हमारा जो आंसर करेक्ट होगा, 4th ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में कैसे करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, यदि संख्याएं, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर 2 3 एंड 11 इज 3.5, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास कितना गिवन है, 3.5 गिवन है। तो हमें क्या बताना है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू होगी। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कितना है, 3.5 है, तो हमने ले लिया रूट सिग्मा स्क्वेयर, हमने ये वेरिएंस ले लिया। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास कितना होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हमारे पास सिग्मा, और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वेरिएंस बन जाएगा। ठीक है ना। तो देखो अब ये वेरिएंस हमारे पास कितना है, सिग्मा स्क्वायर, और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समीशन xi डिवाइड बाय n कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो देखो ये कितनी है, 3.5 का स्क्वायर। अच्छा, टोटल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर 2 3 एंड 11 इज 3.5, तो ये है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 3 तिया 9 ए स्क्वायर प्लस 121 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 9 9 प्लस 4 प्लस ए स्क्वायर, अच्छा प्लस 121 डिवाइडेड बाय 4 माइनस समीशन xi, ये क्या हो जाएगा, समीशन xi बाय n। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 16 प्लस a डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 16 प्लस a डिवाइडेड बाय 4, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ठीक है, 16 प्लस a डिवाइड बाय 4। यहाँ पे तो xi का क्या था, स्क्वायर, हर एक नंबर का स्क्वायर करके ऐड करना था। यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट का है, तो यानी कि सीधा नंबर को ऐड करना है, तो 3 और 2 5, 5 और 11 16, 16 प्लस a, ये ऐसे हो गया। ठीक है, कंप्लीट का होल स्क्वायर। अब जब इसको सोल्व करेंगे, इक्वल टू में ये क्या है, 3.5 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अब ये हमारे पास, इसको जब सोल्व किया तो इस इक्वेशन को सोल्व करके तो बस कैलकुलेशन रहेगी, तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 32a प्लस 84 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन, हमारे पास 50 ऑब्जर्वेशन है, फ्रॉम मीन डेविएशन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम मतलब 30 से देर का है। समझ में आया कि जैसे मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऐसे निकालते हैं ना, तो अब इसने दे रखा है सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम 30 इज 50, देन द मीन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज, तो इसका मीन निकालना है। आगे बात समझ में। तो देखो इसका मीन हम कैसे निकालेंगे, इसका मीन निकालने के लिए तो ये दे रखा है हमारे पास सम ऑफ द डेविएशन, सम यानी कि i 1 to 50, टोटल 50 टर्म है। अच्छा, डेविएशन मतलब ये सारी जो भी एक्साइज हैं वो
किससे, फ्रॉम 30, तो फ्रॉम 30 यानी कि माइनस कितना दे रखा है 50। सम ये निकालना है, मीन निकालना है। मीन क्या होता है, समीशन एक्स 1 to 50 I1 to 50 XI माइनस, इसका समीशन अलग करेंगे तो ये 30 समीशन I1 to 50 और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 कितने टाइम्स हो जाएगा 50 टाइम्स, तो 50 टोटल 50 आ जाएगा इज इक्वल टू 50। तो इसका मतलब ये हमारे पास आ जाएगा समीशन I1 to 50 XI, ये तो हमें निकालना है कि मीन पूछा है, इज इक्वल टू 30 माइनस का था उधर प्लस का आ जाएगा इधर, तो 50 आइटम्स का सम था ना, प्लस में 50 तो था ही, तो ये हो जाएगा 50 × 31, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, इस 50 को इधर ले आओ, समीशन XI I1 to 50 और डिवाइड बाई 50, तो टोटल ऑब्जर्वेशन ये होता है ना हमारे पास XI का सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो डिवाइड बाई 50, तो ये कितना हो गया हमारे पास 31। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा आ गया 31। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास परफॉर्म्ड पुअरली इन मैथमेटिक्स, the teacher decide to give 10 grace marks to each of the student. Which of the following statistical measure will not change even after the grace mark were given? ठीक है, एक कक्षा में जो विद्यार्थी हैं गणित की परीक्षा में बहुत कमजोर प्रदर्शन दिखाया, तो अध्यापक ने उन्हें पास करने के लिए 10 नंबर ग्रेस मार्क्स दे दिया। ठीक है, तो उससे किस चीज पर फर्क पड़ेगा, तो देखो ना तो मीन पे फर्क पड़ेगा कोई भी, ना मीडियन पे पड़ेगा, ना मोड पे पड़ेगा, क्योंकि सबको 10 ग्रेस मार्क्स दिए तो किसी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 10 से ग्रेस मार्क्स मिले ना, तो इसलिए इंक्रीज होंगे सारे, तो सारे 10 से इंक्रीज होंगे, तो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात आती है वेरिएंस की, वेरिएंस को देखते हैं वेरिएंस चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखो, तो अब हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो तो आएगा वेरिएंस। तो वेरिएंस को चेक कैसे करेंगे, तो देखो विल नॉट चेंज, वेरिएंस चेंज नहीं होगा। अरे अरे मैंने क्या गलत बोल दिया, सॉरी बेटा सॉरी। इसने बोला है विल नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होगा, मीन भी चेंज हो जाएगा। हाँ, 10 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिला है तो मीन भी चेंज हो जाएगा, एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा ना, 10 इंक्रीज हो जाएगा, मोड भी हमारा इंक्रीज होगा और मीडियन भी हमारा इंक्रीज होगा, यानी कि चेंज हो जाएगा। वो मैंने स्टेटमेंट सोचा कि चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो चेंज हो जाएगा, मीन भी, मोड भी और मीडियन भी, क्योंकि 10 नंबर का हमें ग्रेस मिला है, इंक्रीज किए हमने 10 नंबर। ठीक है, तो वेरिएंस में कोई चेंज नहीं होगा, इसका थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो देखो वेरिएंस में चेंज नहीं होगा कैसे, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है XI माइनस एक्स बार कंप्लीट का क्या है होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है n। ठीक है, 10 नंबर हमने इंक्रीज किए तो यानी कि XI + 10 हो जाएगा, माइनस एक्स बार माइनस 10, माइनस है ना तो अंदर ले जाएंगे माइनस, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो यानी कि 10 से 10 तो सेम आ गया XI माइनस एक्स बार डिवाइड बाई n, इसका स्क्वायर। तो वेरिएंस यही था एक्चुअल, और चेंज होने के बाद भी हमारे पास एक्चुअल, तो नो चेंज। मीन में तो हमारे पास चेंज हो गई, मीन हमारे पास मान लो ये आ गया, मीन हमारे पास ये आ गया एक्स बार, तो इसमें हमने एक्स बार कुछ भी आ गया रैंडमली, तो एक्स बार + 10, 10 का इंक्रीज किया तो जो नंबर आएगा उसमें भी 10 का इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, तो इसका मतलब ये भी चेंज है। सिमिलरली मोड भी चेंज है और मीडियन भी चेंज है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे क्या है, जिसमें कोई चेंज नहीं है वो क्या है, वेरिएंस, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The number of circle that can be drawn touching the lines x is equal to y plus 2, y is equal to x plus 3 and 2x plus 3y is equal to 4 is 3 सर्कल दे रखे हैं, तीनों सर्कल बना दो। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले सबसे इजी तरीका हमारे पास क्या है, तो ये इसको ये दे रखा है x is equal to y plus 2, तो y is equal to mx plus, इस लाइन की फॉर्म में लेके आओ इसको, तो y ये हो जाएगा x माइनस 2, तो यहाँ पे m1 इसका कितना है 1, अच्छा इसका m1 m2 इसका कितना है 1, अच्छा इसका m3 हमारे पास कितना है, इसका m3 है -2/3, जब इसको y इज इक्वल टू mx प्लस। अब देखो हमारे पास m1 और m2 दोनों क्या है, इक्वल है, लेकिन ये m3 इक्वल नहीं है, तो m1 और m2 इक्वल हैं तो ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। जब इक्वल होते हैं तो पैरेलल, डॉट प्रोडक्ट -1 आ जाए तो परपेंडिकुलर, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं m1 इज पैरेलल टू m2 एंड जो m3 है वो क्या करेगा, इक्वल टू नहीं है ना इन दोनों के, तो इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर। तो देखो ये किस टाइप से बनेंगे, दोनों लाइन पैरेलल है, ये m1 है ये m2 है, दो सर्कल बनाओ, दो सर्कल हमने बना दिया, अलग अलग है ना,
और जो ये लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है दोनों सर्कल को, तो ये इस टाइप से दोनों सर्कल को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो नंबर ऑफ सर्कल टचिंग टू लाइन्स को टच करने वाले कितने हैं, नंबर ऑफ सर्कल हमारे बने, सॉरी नंबर, इसने क्या बोला है, नंबर ऑफ सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन टचिंग ऑल दी लाइन्स, सारी लाइन्स को जो टच करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जो सर्कल बनेंगे कितने बनेंगे, 2। हमारे पास सर्कल है, 2 ही लाइन को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ सर्कल्स, कितने नंबर ऑफ सर्कल आए हमारे पास, 2 नंबर ऑफ सर्कल आए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल is 1 1 and the midpoint of two sides through this vertex are -1 and 2 3 and 2 the centroid of the triangle। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सेंट्रोइड निकालना है। तो हमारे पास ये इस टाइप से ट्रायंगल है, ए बी और सी। एक वर्टेक्स हमारे पास गिवन है 1, 1, बी हमने मान लिया x, y, सी हमने मान लिया h, k। तो उनके दो मिड पॉइंट्स हमारे पास गिवन है -1, 2 और इसका है 3, 2। तो ये निकाल सकते हैं बी और सी, बिल्कुल मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो बी की वैल्यू हमारे पास आएगी -3, 3 और सी की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो आएगी क्या, सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5, 3। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो देखो अब हमें क्या निकालना है, सेंट्रोइड निकालना है। सेंट्रोइड हम कैसे निकालेंगे, सेंट्रोइड हम निकालेंगे इन तीनों का क्या करेंगे, सम और डिवाइड बाय 3, ठीक है। इन तीनों का सम डिवाइड बाय 3, सेंट्रोइड तो ऐसे ही निकलता है ना। तो ये आ जाएगा 1 -3 + 5 डिवाइड बाय 3, अच्छा कोमा, ये हो जाएगा 1 + 3 और -3 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यही है ना, 1 3 और 3 प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस का 3। तो 3 और 3 6 और 1 7/3 और 5 और 1 6 में से 3 गया, 5 और 1 6 1/1 आएगा, 1। तो ये हो जाएगा 1, 7/3, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेट लाइन whose sum of intercept on the axis is equal to half of the product of the intercept। इंटरसेप्ट ऑफ लाइन क्या होती है हमारे पास, ये होती है x/a + y/b = 1 होता है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास अच्छा उसने क्या बोला है, द स्ट्रेट लाइन वूज सम ऑफ इंटरसेप्ट, सम ऑफ इंटरसेप्ट ये होता है ना a + b, कितना है हमारे पास, प्रोडक्ट के इक्वल है। द एक्सिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट यानी कि ए बी, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a + 2b = ab, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इसको लिया 2a + 2b डिवाइड बाई ab = 1। तो इसको अलग अलग करेंगे तो ये 2/b और इसको अलग करेंगे तो प्लस में 2/a = 1, b और a। यहाँ से कंपैरिजन करेंगे, x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ से 2, 2 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 consecutive side of parallelogram are 2x + y = 0 and x + 2y = 0 if the equation of a diagonal is x - y + 3 then the other diagonal passes through the point। ये निकालना है। तो देखो 2 consecutive साइड है हमारे पास पैरेलल की, तो वो कैसे बनेगा, पैरेलल हमारे पास कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, ए इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी और इसको नाम दिया है डी। तो ए बी की इक्वेशन हमने मान ली क्या, ए बी की जो इक्वेशन है वो हमने मान ली 2x + y = 0 और इसकी मान ली x + 2y = 0 और ये जो है हमारे पास, ठीक है ना, ये हो गया एक इक्वेशन, जो लाइन है डायगोनल, इक्वेशन ऑफ डायगोनल वो ये है, ये हमने मान ली क्या, ये हो गया x - y, ये रहा x - y + 3 = 0। अब इस लाइन से और इस लाइन से जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो हमारे पास आएगा जब सोल्व करेंगे 1, 4, ठीक है। और इस लाइन से जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा 2, 1 ये आ जाएगा, ठीक है। -2, 1 आ जाएगा, इसको आप सोल्व करके देखना, ये आएगा -2, 1, ठीक है। अच्छा
ये मैंने बताया इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो सबको निकालने आता है ना, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। और ये हमारे पास ए, ये तो इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट क्या होगा, ये ओरिजिन 0 0। यहाँ से जो लाइन जाएगी 0 0 किसको सेटिस्फाई करती है, वाई इज इक्वल टू एक्स को। ठीक है, तो ये हमारे पास लाइन हो जाएगी वाई इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से इसका जो मिड पॉइंट आएगा इन दोनों से निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2 और 5/2। ये सारी चीज़ें आपको निकालनी आती हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा, अब देखो अब हमारे पास क्या निकालना है, हमें अनदर डायगोनल पासेस थ्रू द पॉइंट वो निकालना है। तो देखो पहले डायगोनल की, इस डायगोनल की क्या बनानी पड़ेगी, हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो डायगोनल की इक्वेशन बनाने के लिए क्या पर 2 पॉइंट चाहिए, एक तो मिड पॉइंट ही चाहिए और एक हमारे पास पॉइंट है पासिस पॉइंट 0 0। तो इस डायगोनल की इक्वेशन बनानी है ना, तो ये हमारे पास क्या हो गया, देखो अब देखो यहाँ से क्या बनेगी, इक्वेशन कैसे बनेगी, y -0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 और x -0। जब इसको सोल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -5x और ये आ जाएगा 5x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, 5x प्लस वाई इक्वल टू 0 आ गई। अब यहाँ से क्या करेंगे, x और y की वैल्यू पुट करके देखो, जो इन इक्वेशन जो 0 दे रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करके आपने देखना है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो यहाँ से हमें पता चल जाएगा। देखो अब यहाँ पे पुट करके देखो, हमने -2 पुट किया तो 5 2 ज़ा 10, माइनस का 10 माइनस का 2 नहीं जा रहा। अच्छा 5 प्लस का 4 ये भी नहीं जा रहा। 5 दूनी 10 प्लस का 2 ये भी नहीं जा रहा। 5 दूनी 10 माइनस का 2 ये भी नहीं जा रहा। अरे ये तो कोई भी नहीं जा रहा। अब क्या करें, अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये हो गया y इज इक्वल टू -5x हमारे पास जो इक्वेशन आई है, तो यानी कि y इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन बनी है ये इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ये सेटिस्फाई, तो सारे पॉइंट, एक भी पॉइंट हमारा यहाँ पे कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हमें कुछ गड़बड़ी की है। तो आप इसकी कैलकुलेशन आप दोबारा करना, ठीक है, कैलकुलेशन दोबारा करना है। हमारे पास इस टाइप से इक्वेशन निकालनी है, मैंने बता दिया कैसे कैसे निकालनी है सारी इक्वेशन। तो वहाँ से जो इक्वेशन इसकी आएगी ना, तो इन ऑप्शन को सेटिस्फाई करके ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। और यहाँ मेरे को कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है किसी भी टर्म में या किसी भी इक्वेशन पॉइंट्स निकालते वक्त। तो एक बार आपके लिए मैं ये होमवर्क छोड़ रही हूँ, आप इसको कैलकुलेट दोबारा करना। नहीं होए तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वरना मैं तो बता ही दूंगी, नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी। ठीक है, तब तक आप इसको ट्राई करना। ओके, होगा ये ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ है, तो अभी करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो हमें और भी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, अदरवाइज मैं इसको कल करूँगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्राइंगल पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू 25 if q and r have coordinate 3, 4 and -4, 3 respectively, that angle QPR is, ये बताना है एंगल QPR हमारे पास कितना होगा। तो देखो x² प्लस y² 25, हम ये हमारे पास सर्कल है, देखो इस टाइप से सर्कल बन गया। ये हमारे पास ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया हमारे पास R। Q कितना है 3, 4, R हमारे पास कितना है -4, 3 और ये हो गया ओरिजिन 0। ठीक है, ये एंगल। अब देखो Q एंड R हैव कोऑर्डिनेट 3, 4 ये हमने लगा दिया। एंगल QPR ये हमें बताना। अगर हमें ये पता चल जाए QOR, अगर हमें पता चल जाए तो ये इसका क्या होता है, डबल होता है। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट होता है एंगल QOR। 9th क्लास में पढ़ा था, QOR इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल QPR। ठीक है, एंगल QOR 2 टाइम्स एंगल QPR, ये हमारे पास रिजल्ट होता है। तो हमें क्या निकालना है, एंगल QOR निकालना है। तो QOR हम देखो कैसे निकालेंगे। एंगल QOR निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो एंगल कोस वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, एक मिनट, तो हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला कौन सा, कोस वाला। तो देखो ये हो जाएगा इस टाइप से ना, तो PQR और ये हमारे पास है O।
तो देखो हमें सबसे पहले क्यू आर भी चाहिए, क्यू आर को हमने जोड़ दिया तो क्यू के पॉइंट 3,4, आर के पॉइंट -4,3, डिस्टेंस फॉर्मूले से इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5√2। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो कोस का फॉर्मूला लगेंगे कोस ऑफ एंगल क्यू पी आर, सॉरी क्यू ओ आर निकालना है, तो क्यू ओ आर इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ आर का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर माइनस करेंगे, नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स ओ क्यू इंटू ओ आर। यहाँ पे सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे। ठीक है, सारी वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कोस ऑफ एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 25 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 25 माइनस 50, नीचे आ जाएगा 5, 2, 5 और 5, तो 25, 25, 50, ऊपर कितना आ गया 0, ऊपर 0 तो नीचे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एंगल कोस ऑफ क्यू ओ आर ये हमारे पास कितना है 0, तो एंगल क्यू ऑफ आर कितना हो गया हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री हो गया हमारे पास एंगल क्यू ओ आर, और फॉर्मूला क्या था, एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्यू पी आर, तो ये हो जाएगा 45, 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्यू पी आर। क्यू पी आर हमें निकालना है, तो 90/2 यानी कि एंगल क्यू पी आर यानी कि कितना हो जाएगा 45 डिग्री इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। ठीक है, तो क्यू पी आर हमारे पास कितना आ गया 45 डिग्री, और 45 डिग्री क्या होता है π/4, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ऑब्जर्व टू बी 45 डिग्री फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द प्लेन, लेट बी बी द पॉइंट 30 मीटर वर्टिकली अबव टॉप ऑफ द टावर। तो ये निकालना, देखो ये भी 9th क्लास का एक क्वेश्चन है। देखो मैं डायग्राम बना रही हूँ, इसने क्या बोला है, भूमि के एक बिंदु ए से ये हमने बिंदु ले लिया भाई ए, ठीक है, इसको नाम दे दिया ए से धरती पर खड़ी एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है हमारे पास 45 डिग्री, और ये हमारे पास कुछ दूरी पे क्या कर दी हमने, मीनार खड़ी कर दी, और इसका जो कोण बना है वो कितना बना है हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, ये एन इसको नाम दे दिया। अच्छा, उसके बाद माना कि बिंदु बी ए के ठीक ऊपर है, ठीक ऊपर यानी कि ये रहा बी, ठीक है, और वो 30 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, 30 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, ये 30 मीटर की ऊंचाई पर है, ये हो गया 30 मीटर। अच्छा, उसके बाद यदि बी से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, इसको हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया पी, ये भी 30 मीटर होगा हमारे पास। अच्छा, उसके शिखर का उसको मिलाएंगे तो उसका शिखर का कोण कितना बना है 30 डिग्री बना है। तो मीनार के पास से बिंदु ए की दूरी कितनी है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये जो ए है और ये जो एन है, इन दोनों की बीच की दूरी निकालनी है, मतलब ए एन हमारे पास कितना आएगा। ठीक है, ये डायग्राम समझ में आया। तो अब देखो, अब ट्रायंगल ए एन और इसको नाम दे दो एम, इस ए एन एम की मैं बात कर रही हूँ, ए एन एम। तो ए एन एम से हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, तो देखो क्या निकालते हैं, तो ये हो जाएगा ट्रायंगल ए एन एम, यहाँ से हमने निकाला टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू एम एन डिवाइड बाई ए एन, यही होता है ना, टेंजेंट 45 1 होता है, तो एम एन डिवाइडेड बाई ए एन, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, एम एन बराबर है ए एन के इक्वल। ठीक है, एम एन बराबर है ए एन, यहाँ से हमें ये कंक्लूजन मिला है। अच्छा, उसके बाद हम क्या निकालते हैं, उसके बाद देखो मैं एक बार ये रफ कर रही हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना। तो उसके बाद देखो मैंने निकाला जो ये डायग्राम तो चाहिएगा, देखो ये इस टाइप से, ये फिर इसको ऐसे मिलाया था और ये इस टाइप से ये बन गया, ये होगा नाम ए एन पी और एम। अच्छा, अब उसके बाद देखो पी एम को मैं कैसे लिख सकती हूँ, पी एम को मैंने लिखा एम एन माइनस एन पी, इस कंप्लीट में से ये पी एन माइनस करना है, तो ये कितना है हमारे पास 30, तो इसको हमने ऐसे लिखा। और जो एम एन है, एम एन ये बी है हमारे पास, एम एन अभी प्रूव करा था किसके इक्वल आया हमारे पास ए एन के, तो एम एन ए एन के इक्वल है, तो इसको यहाँ पे लिख दिया ए एन माइनस 30 पी एम की वैल्यू, ये आगे यूज होगी। ठीक है, अच्छा अब ट्रायंगल किसकी बात करिए, 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है,
बी पी एम की अगर हम बात करें, ट्रायंगल बी पी एम की, तो ट्रायंगल बी पी एम की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा टेंजेंट 30 डिग्री और ये हो जाएगा पी एम बाय पी बी। तो जब इसको हमने सोल्व किया तो पी एम को हम लिख सकते हैं ए एन माइनस 30 और ये हो जाएगा पी बी को, पी बी किसके इक्वल है, पी बी ए एन के इक्वल है, तो ये हो जाएगा ए एन। ठीक है, तो टेंजेंट 30 हमारे पास कितना होता है, 1/√3, ये हो गया ए एन माइनस 30 और ये हो गया हमारे पास ए एन। तो जब इसको सोल्व करेंगे ए एन, ये हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू √3 ए एन माइनस 30√3। तो ए एन की वैल्यू निकालनी है, तो ए एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसको जब सोल्व करेंगे 30√3 डिवाइड बाई √3 माइनस 1, यहाँ से रैशनलाइज कर दो, √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 15√3 + 1 जब इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा √3 + 1, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू log x माइनस x² + y² इज इक्वल टू 4, देन dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ई। तो हमें ये निकालना है dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है एट एक्स इज इक्वल टू ई पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल ले सबसे पहले, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे। मैं ऊपर यहाँ पे ऊपर सोल्व कर रही हूँ इसको, तो y की वैल्यू हमारे पास जो आएगी, ये आ जाएगी y² इज इक्वल टू 4 + x² माइनस x log x, ये आ जाएगा। अब x इक्वल टू ई पे बताना है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू जब यहाँ पे e रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास √4 + e² आ जाएगा, ये हमें आगे काम आएगी। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब क्या करें, इरेज करें, इरेज क्या करें, इतना इरेजर ले लेती हूँ मैं, इरेज मैंने ये कर दिया क्योंकि वाई अभी चाहिए ना, इसका डेरिवेटिव करेंगे फिर वो बार बार में लिखना होता है ना, इसीलिए मैं इरेज ही कर देती हूँ। तो देखो मैंने ये इरेज कर दिया। अब मैं ले रही हूँ पेंसिल, साइज थोड़ा बढ़ा के, तो देखो अब ये यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, 4 का 0, ये हो जाएगा 2x माइनस, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का हो जाएगा 1 log ऑफ, इसका हो जाएगा हमारे पास 1/log x और log x का 1/x, फिर आ जाएगा माइनस का x एज इट इज और log ऑफ log x, ये हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। यहाँ पे ये x तो आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, इसका किया हमने, x से x कैंसिल, तो देखो अब ये कुल मिला के हमारे पास जो dy बाई डी एक्स आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस log ऑफ log x माइनस 1/log x डिवाइडेड बाई 2y। ठीक है, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा। अब यहाँ पे x की जगह e पुट कर दो, e की जगह और y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू हमारे पास थी, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, मैं सीधा आंसर बता रही हूँ, वो आएगा 2e माइनस 1 और ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन थी, सारा मैंने सोल्व कर दिया, बस x की वैल्यू e पुट यहाँ पे आपको करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 5 टेंजेंट स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू, ये गिवन है, तो वैल्यू ऑफ कोस 4x निकालनी है, तो बहुत ईजी है, टेंजेंट स्क्वायर x को पुट कर दो, साइन, इसको हम लिख सकते हैं 5 sin स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x, और ये उधर इधर ये क्या हो जाएगा 2, इसका फॉर्मूला को 2 cos 2x, 2 तो बाहर ही है, cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और प्लस में 9। ठीक है, ये हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो हमारे पास आएगा वो आएगा 5 sin स्क्वायर x माइनस कोस 4x। ठीक है, और इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4 cos 4x प्लस 7 cos स्क्वायर x, जो इसके डिवाइड में था ना वो इधर लेके गई हूँ मैं, cos स्क्वायर x। अब देखो साइन स्क्वायर x को मैंने लिखा 5/1 माइनस साइन कोस स्क्वायर x माइनस कोस 4x, ये हमारे पास क्या है, एज इट इज है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी 9 cos 4x प्लस 12 cos स्क्वायर x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस
4AC 144 प्लस AC 4AC 180 डिवाइड बाई 18। तो हमारे पास जो कोस स्क्वेयर एक्स की वैल्यू आएगी -12 प्लस -18 डिवाइड बाई 18। तो यानी कि एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6/18 और एक वैल्यू आ जाएगी -5/3। ये तो नेगलेक्ट हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव चाहिए हमें। तो इसका मतलब कोस स्क्वेयर एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 6/18, यानी कि कितनी होगी 1/3। कोस 4x किसके इक्वल था 2 कोस, अभी निकालना था कोस 4x की वैल्यू, ये 4 है ना, कोस 4x इस टाइप से ये आएगा, एंगल में है 4। तो 2 कोस स्केयर 2x एंगल का हाफ हो जाएगा ना, माइनस में 1। सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आप पुट कर दो। तो 2 इंटू कोस स्केयर 2, दोबारा फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ कोस स्केयर 2x का 2 कोस स्क्वेयर x -1 का होल स्क्वेयर और -1। अब यहाँ पे ये वैल्यू साथ के साथ नोट कर लेना और फिर ये वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा -7/9, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/13 प्लस अप टू सो ऑन निकालना है। फर्स्ट 10 टर्म्स का निकालना है। तो ये अप टू सो ऑन बता रखा है, 10वीं टर्म हमें पता नहीं है क्या है। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी nth टर्म फाइंड आउट करते हैं। और nth टर्म हम फाइंड आउट करें, कैसे करेंगे, तो देखो टेंजेंट इनवर्स 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स इसको हम लिख सकते हैं 1/1 + 2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 को हम लिख सकते हैं 1/1 + 6 प्लस अप टू सो ऑन। इसकी nth टर्म जो होगी उसको हम कैसे लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स 1/1 + 2 1/6 ऐसे चल रहा है ना। तो इसको टेंजेंट, अब इसको चलने दो ऐसे ही, बाद में आइडिया आएगा अभी कैसे लिखेंगे। तो ये हो गया। अब देखो टेंजेंट इनवर्स 1/1 + 2 था हमारे पास, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 2 - 1 1 + 2 × 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम। प्लस अब उसके बाद था टेंजेंट इनवर्स 1/7, तो टेंजेंट इनवर्स 1/1 + 6 था। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे प्लस में टेंजेंट इनवर्स 3 2 जा 6, यानी कि 3 - 2, और इसको लिखा 1 + 3 × 2। अब यहाँ पे nth टर्म बनेगी हमारे पास, प्लस अप टू सो ऑन, इसको ऐसे ही चलते रहेंगे। तो मान लो देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 2 - 1 1 + 2 × 1 प्लस में टेंजेंट इनवर्स 3 - 2 1 + 3 × 2 प्लस अप टू सो ऑन। ये हो जाएगा इस हिसाब से टेंजेंट इनवर्स n + 1 - n डिवाइडेड बाई 1 + n + 1 × में n। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, टेंजेंट इनवर्स a - b 1/1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट b का फॉर्मूला। तो टेंजेंट इनवर्स a माइनस टेंजेंट इनवर्स b का फॉर्मूला ये हमारे पास। ठीक है, a यहाँ पे 2 है और b यहाँ पे 1 है, a यहाँ पे 3 है, b यहाँ पे 2 है, a यहाँ पे n + 1 है और b यहाँ पे n है। ठीक है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो गया टेंजेंट इनवर्स 2, फिर टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3, फिर उसके बाद माइनस टेंजेंट इनवर्स 2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 4, ये ऐसे चलता रहेगा। फिर उसके बाद प्लस अप टू सोन टेंजेंट इनवर्स n + 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स n। अब देखो जो कटता है उसको काट दो, ये कट जाएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 3, ये सारी चीज़ें हमारे पास कैंसिल। तो हमारे पास बचेगा टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस का और ये प्लस का है टेंजेंट इनवर्स n + 1। तो ये हमारे पास बचेगा क्या, टेंजेंट इनवर्स n + 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1। यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला लगा दो, टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b। तो यह हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स a माइनस b, टेंजेंट इनवर्स a माइनस b यानी कि n डिवाइड बाई टेंजेंट इनवर्स a प्लस b, तो 1 + a × b। तो ये हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा n + 2। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे जब। तो यहाँ पे 10 का पूछा था, तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स s के इक्वल है, ये हमारे पास सारी चीज़ें। तो टेंजेंट इनवर्स 10/12, तो ये कितना हो जाएगा s = टेंजेंट इनवर्स 10/12, यानी कि 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। टेंजेंट को इधर ले आओ, टेंजेंट s इसने पूछा था, तो ये कितना आ गया 5/12।
6। तो हमारे पास ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में कैसे था? लंबा था प्रोसेस और लॉजिकल था, सारा का सारा इजी था। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ ही आ गया होगा। ठीक है, साथ के साथ कॉपी पेन पे नोट करोगे ना तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इफ कोस अल्फा प्लस बीटा 4/5 साइन अल्फा माइनस बीटा 5/13, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, तो आप लोगों को कर लेना चाहिए। चलिए फिर भी मैं बता देती हूँ। कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 4/5, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा 5/13 है। ठीक है, तो 5/13 है तो साइन क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद क्या होता है, हर हर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 5, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 13, तो ये जो हमारे पास ये आएगा कितना आएगी ये 12। तो यहाँ से कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 12/13 आ जाएगी। ठीक है, 12 हमारे पास 13 आ जाएगी। और हमें क्या निकालना है, टेंजेंट 2 अल्फा निकालना है। तो 2 अल्फा को मैं कैसे लिख सकती हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, ये लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो यहाँ से टेंजेंट ऑपरेट करेंगे, टेंजेंट 2 अल्फा, इसको हमने लिखा क्या, टेंजेंट, इसको ऐसे कर सकते हैं। तो इसको हम लिखा टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, ये हमने लिखा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से फॉर्मूला लगाने के बाद तो जो हमारे पास टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा निकालो पहले, तो क्या आएगा, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आएगा साइन बाय कोसाइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कोस अल्फा प्लस बीटा। टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा हमारे पास कितना आएगा, सारी वैल्यू हमने निकाल रखी है, साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कोस अल्फा माइनस बीटा, ये सारी वैल्यू हमारे पास पता है ऑलरेडी। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे फॉर्मूले में। जब पुट करेंगे टेंजेंट 2 अल्फा क्या था, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/4 प्लस टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 5/12। तो जब इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 56/33, यानी कि हमारा जो होगा फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे शुरू करते हैं। क्या कहता है, इफ x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू 2 कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, तो डबल डेरिवेटिव हमें निकालना है एट थीटा इज इक्वल टू पाई पर। तो dx निकालो, पहले dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे क्या, dy अपॉन डी थीटा, फिर वहाँ से हम क्या निकालेंगे, dy अपॉन dx। ठीक है, पहले इतना करें फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो देखो dx अपॉन डी थीटा जब मैं निकालूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 कोस थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा का 2 कोस 2 थीटा। ठीक है ना, साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा और 2 थीटा का 2 थीटा, यहाँ तक सबको आता है ना समझ में, तो ईजी है। और dy/d थीटा जब निकालेंगे तो माइनस का 2 साइन थीटा माइनस का 2 साइन 2 थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब dy/dx निकालेंगे, तो dy/dx निकाल दो, dy/dx क्या हो जाएगा, उनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व करो। यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा साइन सी माइनस साइन डी का, फॉर्मूला लगेगा साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है, यहाँ पे लगेगा कोस सी माइनस कोस डी का। ठीक है, तो लगाओ, तो dy/dx जो होगा हमारे पास क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 साइन क्या आ जाएगा, c माइनस d/2 यानी कि θ/2 और कोस c प्लस d/2 यानी कि 3 θ/2। सिमिलरली 2 कोस c/2 में यहाँ पे आ जाएगा साइन θ/2, कोस c माइनस कोस d में दोनों जगह साइन आएगा। ठीक है, साइन 3 θ/2, तो ये इससे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो dy/dx हमारे पास क्या आ गया, dy/dx जो है वो हमारे पास क्या आ गया, कोट 3 θ/2 आ गया। अब इसका डबल डेरिवेटिव करना है, तो d2y/dx2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/2 कोसिकेंट स्क्वायर 3 θ/2, और थीटा का भी करना है तो ये हो जाएगा d θ/2
यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी एक्स, क्योंकि डी एक्स के विद रिस्पेक्ट हमारे यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो देखो अब इसको और सोल्व करेंगे, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ से -3/2 कोसिकेंट स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 और डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है, डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाला था, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा। अब थीटा इज इक्वल टू पाई यहाँ पे पुट करेंगे, तो थीटा यहाँ पे पाई पुट कर दो, तो हमारे पास जो आंसर आएगा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर वो हमारे पास आ जाएगा 3/8। ठीक है, यानी कि हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ए हमारे पास 2 है, बी हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 1/2, सी हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 1/3 और ए कोमा बी हमें निकालना है, ए कोमा बी निकालना है। ए कैपिटल वाला है और बी स्मॉल वाला है, क्योंकि बी कैपिटल दे रखा है और ए स्मॉल दे रखा है हमारे पास। ठीक है, तो जो हमारे पास ट्रायंगल होता है, तो देखो ट्रायंगल क्या बनेगा, ए बी सी, ये ट्रायंगल हमने बनाया ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी जो ट्रायंगल बनाया जिसमें इसने हमें दे रखा है बी टेंजेंट इनवर्स ए बी। तो एक बात बताओ, हमारे पास टेंजेंट इनवर्स ए बी नहीं, टेंजेंट इनवर्स 1/2। ठीक है, एक बात बताओ, इन तीनों का जो एंगल का सम होता है वो हमारे पास क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, ये होता है पाई। ठीक है, कितना होता है हमारे पास, ये पाई। ठीक है, 180 डिग्री, यही होता है ना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ए हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई माइनस, यहाँ पे इसको कैपिटल लिख लो, ए कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया पाई माइनस बी और ये माइनस सी, ये हो गया माइनस को लिया तो ये हो गया बी प्लस सी। बी की भी वैल्यू हमारे पास है और सी की भी वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू पाई माइनस, ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स कितना हो जाएगा 1/3, टेंजेंट इनवर्स ही हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी, क्या होता है टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी डिवाइड बाय 1 माइनस ए बी। तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई माइनस, जब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 और पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स 1 हमारे पास कितना होता है पाई/4, तो ये हो जाएगा 3π/4। ठीक है, ये हो गया हमारा ए की वैल्यू। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 3π/4, फोर्थ ऑप्शन में है और सेकंड ऑप्शन में हमारे पास फोर्थ और सेकंड, तो इसका मतलब थर्ड तो हमारे पास कैंसिल हो गया। अब हमें निकालना है बी। बी देखो, बी हमारे पास कितना निकलेगा, बी हमारे पास कितना दे रखा है टेंजेंट इनवर्स 1/2 दे रखा है। जब हम साइन फॉर्मूला लगाएंगे ट्रायंगल का तो ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी हमारे पास होता है ना, बी अपॉन हमारे पास कितना होता है साइन बी। ठीक है, ये होता है। अब देखो ए अपॉन साइन ए अभी हमने निकाला, स्मॉल ए हमारे पास ये बड़ा एंगल है ए और ये बड़ा एंगल बी, पहले ठीक लिखा था। तो ए हमारे पास कितना है, यहाँ पे ए की वैल्यू भी निकाली थी, कितनी आई थी 3π/4, तो यहाँ पे पुट करो स्मॉल ए तो हमारे पास 2 साइन, ये हो गया हमारे पास कितना 3π/4 इज इक्वल टू बी हमें निकालना है साइन ऑफ बी, यानी कि साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1/2 हमारे पास गिवन है, तो इसको एंगल में निकालेंगे साइन का, वही ट्रायंगल सोल्व करेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/√5, ये आ जाएगा 1/√5। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो हमारे पास b की वैल्यू आएगी, ये माइनस गलती से लिखा गया, ये जो b की वैल्यू आएगी हमारे पास, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2√2√5। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 2√2√5। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ़ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, हमारे पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, सर्कल के अंदर है हमारे पास जो सर्कल है वो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास इस टाइप से है। ठीक है, और जो साइड है मान लो इसकी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ये ए, ये बी और ये सी, क्या है ए। ठीक है, ए है हमारे पास। अच्छा, उसका रेडियस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है ये है हमारे पास, सेंटर क्या दे गिवन है हमारे पास सर्कल का -5 और -6, 2 6 12 ऐसे ही होता है ना, 10x और 12y है, तो माइनस का g माइनस का f ये है हमारे पास। तो यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे और रेडियस जो हमारे पास आएगी, रेडियस ये हमारे पास r है, ये o है, o a o b o c, ये हमारे पास क्या है रेडियस है। ठीक है, तो अब देखो
जो इक्विलेटर ट्रायंगल होता है उसके एंगल कितने होते हैं हमारे पास, 60 डिग्री के होते हैं। तो ये जो एंगल होगा वो हमारे पास कितना हो गया, 30 डिग्री का हो गया, ठीक है। और ये जो साइड होगी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, मान लो इसको मैंने ऐसे कट कर दिया, तो ये हो गया a/2 और ये भी कितना हो गया a/2 मिड पॉइंट से, ठीक है। तो टोटल 60 डिग्री का होता है इक्विलेटर ट्रायंगल, तो ये कितने का हो गया हमारे पास, 30 डिग्री का। एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल 2√3/4 a²। और ये हमारे पास क्या गिवन है, 27√3 गिवन है, 27√3, √3 से √3 कैंसिल, a² इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 27 × 4। तो a की वैल्यू जो हमारे पास कितनी आई है, 6√3 आ गई, ठीक है। ये आ गया, हमें c की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये आ गया। अब देखो ओ ए जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ओ ट्रायंगल ओ ए डी की बात करें, ओ ए डी ये वाला ट्रायंगल, ओ बी ओ डी, ये डी है। ट्रायंगल ओ बी डी की जब हम बात करेंगे तो ओ बी डी में हमें आर की वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू, तो ये 90 डिग्री हमने अभी डाला था, ये हमारे पास a/2 है, ये 30 डिग्री है, ये आर है। तो ट्रायंगल ओ बी डी से हमारे पास वैल्यू निकल आएगी आर की। तो ट्रायंगल ओ बी डी की बात करें तो हमारे पास देखो आर कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना है, 6√3/2। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आर की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। यहाँ से आर की वैल्यू 6 आ गई। सेंटर पॉइंट हमें पता है, तो क्या होता है, g² + f² - c इज इक्वल टू आर। यही होता है, g² यहाँ पे कितना है, -5, यानी कि 25 + 36 माइनस का c स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी, हो गया r²। r अभी हमने निकाला, r की वैल्यू अभी कितनी है, 6, यानी कि हो गया 36 से 36 कैंसिल, c इज इक्वल टू कितना आ गया, 25, यानी कि c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 25, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू cos x, cos 2x, cos 4x, cos 8x और cos 16x, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो एक काम हम क्या करें, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे साइन एक्स से मल्टीप्लाई, साइन एक्स से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, ये काम हमने करा। मतलब हमने 2 sin x से मल्टीप्लाई और 2 sin x से हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन गया 2 sin a cos a, 2 sin x cos x का फॉर्मूला बन गया sin 2x। नीचे तो हमारे पास यही चलेगा, तो ये बन गया हमारे पास f ऑफ x, जो बन गया ये बन गया हमारे पास ये बन गया हमारे पास f ऑफ x, हमारे पास ये बन गया f ऑफ x इज इक्वल टू साइन 2x, और आगे हमारे पास ये आ गया cos 2x, cos 4x और cos 8x, और डिवाइडेड में क्या था 2 sin x। अब हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई फिर 2 से डिवाइड कर दें, तो ये हो गया 2 sin 2x cos 2x का अगेन फॉर्मूला, तो ये हमारे पास हो जाएगा sin 4x cos 4x cos 8x और cos 16x, ठीक है। नीचे हमारे पास आ गया 4 sin x, ठीक है। दोबारा फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास sin 8x cos 8x cos 16x, और नीचे हमारे पास 2 की पावर 3 लिख लो इसको, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया ना, 2 की पावर 3 sin x। अब दोबारा फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, ये हमारे पास हो जाएगा sin 16x cos 16x डिवाइड बाई 16 cos 16 sin x, तो स्टार्टिंग में जो किया था, तो ठीक है ये हो गया। अब दोबारा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये हो गया sin 32x डिवाइडेड बाय 32 sin x हो गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया f ऑफ x। यहाँ तक समझ आया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे f डैश x, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 2 1/2 की पावर 5 लिख सकते हैं 32 को, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा sin x cos 32x और इनटू में क्या आ जाएगा 32, फिर माइनस का sin 32x इंटू में cos x डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा sin स्क्वेयर x हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया, जब अब इसको f डैश हो गया ना ये, तो π/4 निकालना, तो यहाँ पे π/4 जब हम वैल्यू पुट करेंगे, सारा सोल्व आउट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास √2 बच जाएगा। जब हमने f डैश π/4 निकाला, x की जगह यहाँ पे π/4 रख दो, ठीक है। तो √2 हमारा जो होगा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि 4th ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18x एट विच दी ऑर्डिनेट जो हमारे पास गिवन है वो क्या है, ट्वाइस द रेट ऑफ द एब्सिसा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर हमारे पास कितना है 18x है, तो इसके रेट ऑफ द चेंज बताना है। तो रेट ऑफ चेंज देखो, यानी कि 2y dy बाई डी टी, ये हमारे पास कितना होगा 18 dx अपॉन डी टी। रेट ऑफ चेंज हमारे पास ये होता है ना, टाइम के विद रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव करते हैं, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स dx अपॉन डी टी। ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखो, अब दूसरा इसने क्या बोला है हमारे पास, ये तो है dy बाई, ये कैसे हो गया, नहीं 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 नहीं, ये तो हमारे पास गिवन है, एक इक्वेशन तो ये है और दूसरी हमारे पास क्या गिवन है, दी ऑर्डिनेट इंक्रीज एट ट्वाइस, जो ऑर्डिनेट है वो इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि डी वाई बाई डी टू टाइम्स द रेट ऑफ दी एब्सिसा, एब्सिसा यानी कि डी एक्स अपॉन डी टी। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ से 2 9 ज़ा 18, ठीक है, तो ये होगा 9 दूनी 18, ऐसे कट गया, तो यहाँ से डी वाई बाई डी टी की वैल्यू 9 बाई वाई, वाई को मैं इधर ले आई, तो ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। इन दोनों को कंपेरिजन करेंगे तो ये हो जाएगा 9 बाई वाई डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 टाइम्स डी एक्स अपॉन डी टी। जो दो इक्वेशन अभी बताई, एक तो इस के इक्वेशन है, ये जो इसने बोला है कि जो इंक्रीज हो रहा है रेट ऑफ चेंज 2 टाइम्स एट रेट ऑफ द चेंज ऑफ एब्सिसा, ऑर्डिनेट तो वाई होता है और एब्सिसा एक्स का होता है, यानी कि डी एक्स अपॉन डी टी और ऑर्डिनेट डी वाई अपॉन डी टी। ठीक है ना, दोनों इक्वेशन को कंपेरिजन कराए क्योंकि डी वाई बाई डी टी हमारे पास क्या था, इक्वल था। ठीक है, आगे ये इतना समझ में। अब उसके बाद देखो, डी एक्स अपॉन डी टी से एक आंसर हो गया 9 इज इक्वल टू वाई, और ये 2 नीचे ले आई, तो वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 9/2। गिवन इक्वेशन में पुट कर दो, तो गिवन इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो ये होगा निम्न में 81, 2 दूनी 4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 18x, तो ये हो गया 81/4 गुना में 18 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से कितना हो गया 3 6 18 और ये हो गया 27। ठीक है, तो फिर उसके बाद 3 दूनी 6, 3 निम्न 27, तो हो गया ये हमारे पास 4 दूनी 8, 9/8, यानी कि x की वैल्यू हमारे आ गई कितनी 9/8। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हमारे पास एफ ऑफ एक्स मोड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 3 एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे बताना है, तो एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे देखो, तो जो एफ ऑफ एक्स बनेगा एक्स माइनस 1 का जो मोड होगा पॉजिटिव होगा एक्स इज इक्वल टू 2 पे, बिल्कुल सही। एक्स माइनस 3 पे एक्स माइनस 3 का मोड जब खोलेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, तो नेगेटिव आ जाएगा, एक्स माइनस माइनस प्लस 3, एक्स से एक्स कैंसिल, तो कितना आ जाएगा हमारे पास -2 आ जाएगा, 3 में से गया 2, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 2 आ गया। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, एफ डैश एक्स कितना हो गया 0 होगा। डेरिवेटिव हमें निकालना था, डेरिवेटिव कितना आया हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, 4x इज ग्रेटर देन 1 2x की पावर 2y 4 ई रेज टू द पावर 2x माइनस 2y। अब हम क्या करें, हमने ये क्या लॉग ले लिया बोथ साइड, लॉग ऑफ 2x 2y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4 ई रेज टू द पावर 2x माइनस 2y। ठीक है, लॉग लिया है हमने बोथ साइड, तो अब यहाँ से ये हो जाएगा 2y लॉग ऑफ 2x इज इक्वल टू ई की लॉग m इंटू एन, तो लॉग m प्लस लॉग n करेंगे, लॉग ई रेज टू ई से कैंसिल, तो 2x माइनस 2y। यहाँ से y की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, आ जाएगी x प्लस लॉग 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग 2x, ये हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, सो सिंपल, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x log 2x माइनस log 2 डिवाइडेड बाय x, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारा क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके वही करना था, इसकी वैल्यू निकालनी ना, डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा इंटू में 1 प्लस log 2x का जो स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो उसको इधर मूव करवा देंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, करके देखना, हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ हमारे पास ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, एक्स इज इक्वल टू 0, के की वैल्यू निकालनी है, कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होती है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो कर दो, यहाँ पे पुट करेंगे 0, तो 0/0 फॉर्म हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट है ना ये, तो 0/0 इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा इस साइड 1/2, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1/2 रूट
1 प्लस के एक्स, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे और ये हो जाएगा के माइनस का, यहाँ पे फिर 1/2√1 माइनस के एक्स, और माइनस के एक्स का करेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस का के, और राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है 0 पे, ये यहाँ पे पुट करेंगे 0, 2x² प्लस 3x माइनस 2 पे 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगी -2। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, यहाँ से एलसीएम लिमिट लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधा पुट कर दो, ये 0 और यहाँ पे -2 आ गया, 0 माइनस चलिए 2 से 2 कैंसिल, 2 से यहाँ पे भी 2, 2 से नहीं 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 2 से 2 कैंसिल नहीं है, के है ऊपर 2 कैसे आएगा, के हो गया, ठीक है। 0 पुट कर दो यहाँ पे 0, ये भी 0, तो नीचे बचा 1/2, ये हो गया 1/2, तो ये हो गया कितना 2/2, ठीक है। और के है साथ में, के भी है, ठीक है, k/2 प्लस k/2, तो 2k/2, 2 से 2 कैंसिल, k इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है 111, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर 10 प्लस x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 9 प्लस x² इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8 प्लस अप टू सो ऑन x की पावर 10। तो ये जीपी में अगर कोई ध्यान से अगर देखेगा मतलब शांत माइंड से, तो ये x ये होगा x की पावर 10, फिर इसके पहले x की पावर 9, फिर ये x की पावर स्क्वायर, x की पावर 1 और इनटू में x की पावर 0। तो ये हमारे पास जीपी है, जीपी में चल रही है, जिसका कॉमन रेशो हमारे पास क्या आएगा, जो हमारे पास कॉमन रेशो आएगा वो आएगा हमारे पास x/1 प्लस एक्स, ठीक है। और फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स की पावर 10 है, ये हमारे पास क्या बन रही है, जीपी बन रही है, ठीक है। तो कॉमन रेशो ये है, ए हमारे पास ये है, और टोटल टर्म कितनी है 10 से लेके 0 से लेके 10 तक है, तो टोटल कितनी टर्म होगी 11 टर्म्स होगी। तो सम ऑफ 11 टर्म्स हम जब निकालेंगे तो जीपी टर्म सबको पता है a इंटू 1 माइनस आर की एक्स की पावर मतलब आर की पावर n, आर यानी कि कॉमन रेशो की पावर n, n यहाँ पे कितना है 11 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x/1 प्लस x, ये 11 है, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 11 माइनस एक्स की पावर 11, ये हो गया S11। अब क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है x7 का, तो x7 का कोफिशिएंट, तो ये हमारे पास टर्म क्या थी 1 प्लस एक्स की पावर 11 माइनस एक्स की पावर 11, तो ये तो खत्म ही हो गया क्योंकि 7 का निकालना तो x की पावर 7 इसका निकलेगा, और वो हमारे पास क्या होगा 11c7, ये हमारे पास x की पावर 7 का कोफिशिएंट। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 330, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार किसी न किसी पेपर में आता है, चाहे वो एनवीएस का हो, केवीएस का हो, ईएमआरएस का हो, ईएमआरएस का तो खैर अभी हुआ है, एनवीएस, केवीएस, DSSS, HTET सब में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, सब में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, वैसे तो बच्चों को मुँह जुबान याद रहता है, और इसका जो आंसर है हमारे पास वो ये है फर्स्ट ऑप्शन -1 1 माइनस n। बाकी मैं इसको सोल्व करके बताती हूँ, देखो क्या होता है 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n की बात हो रही है, तो 1 प्लस एक्स तो एज इट इज़, इसकी एक्सपेंशन सबको पता है 1 माइनस एक्स की पावर n की, वो होती है NC0 माइनस NC1 x, फिर हो जाएगा प्लस NC2 माइनस प्लस माइनस ऐसे चलेगा अल्टरनेट साइन अप टू सो ऑन, प्लस में -1 की पावर n, NCn और x की पावर n। कोफिशिएंट किसका चाहिए हमें, x की पावर n का, तो x की पावर n का कोफिशिएंट एक तो ये आ गया -1 की पावर n, NCn, ठीक है। दूसरा हमारे पास x है, तो x की पावर यहाँ पे n-1 का लेना है, तो यहाँ पे हमारे पास -1 रेज़ टू द पावर n-1 NCn-1, दो ही कोफिशिएंट आएंगे, तो इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से ये -1 की पावर n कॉमन आ जाएगा, NCn बचेगा माइनस में, यहाँ पे NCn-1 बचेगा। जब इन दोनों को हम सोल्व करेंगे ये तो हमारे पास 1 ही होता है, और NCn-1 को जब सोल्व करेंगे ये हमारे पास n आ जाएगा। तो यानी कि कुल मिला के फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0 इफ PQR in AP and 1 by alpha plus 1 by beta is equal to 4, then the value of mod alpha minus
बीटा निकालना है। तो देखो मैं यहाँ पे आपको हिंट दे रही हूँ, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो सम ऑफ यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यानी कि मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा तो हमें निकालना है स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन से ये हो जाएगा माइनस का क्यू बाई पी, यानी कि क्यू बाई पी का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। माइनस का 4 टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू आर बाई पी, तो आर बाई पी, और कुल मिला के हमें क्यू बाई पी और आर बाई पी की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। ठीक है, और हमारे पास क्या गिवन है, ये गिवन है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू 4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू अभी हमने निकाल ली थी। तो इनको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, माइनस क्यू बाई पी, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, आर बाई पी। तो उसमें पुट करेंगे अल्फा, इनको डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू क्या है वह हमारे पास 1/4। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो क्यू बाई आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस का 4। ये माइनस का ना माइनस इधर आ जाएगा, तो यानी कि क्यू बाई आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -4 आ गई। ठीक है, क्यू बाई आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ से, -4। अब 3 नंबर हैं, तीनों नंबर क्या दे रखे हैं, एपी में है। तो यहाँ से ये रिजल्ट लगाओ, 2Q इज इक्वल टू पी प्लस आर। तो यहाँ से 2Q बाई आर इज इक्वल टू पी बाई आर प्लस 1 कर दिया। आर से हमने थ्रू आउट क्या कर दिया, डिवाइड। तो p बाई आर की वैल्यू क्या होगी, 2Q बाई आर माइनस में 1 इज इक्वल टू पी बाई आर। ठीक है, तो p बाई आर अब क्या निकालना है, q बाई आर की वैल्यू निकालनी है। तो q बाई आर की वैल्यू हमारे पास कैसे निकलेगी, q बाई आर की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, क्या थी, -4। तो ये हो जाएगा माइनस का 8 माइनस का 1, और ये हो जाएगा p बाई आर, यानी कि माइनस का 9 इज इक्वल टू पी बाई आर। पी बाई आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस का 9 आ गई। ठीक है, तो आर बाई पी हमारे पास कितना हो गया, यहाँ से इसका रेसिप्रोकल कर दो, आर बाई पी की वैल्यू आ गई माइनस का 1/9। तो सिमिलरली हमारे पास क्यू बाई पी की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, 4/9। तो वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन में। तो पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको जब सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्या, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2√13/9। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 2√13/9। ठीक है, सारी वैल्यू मैंने आपको निकाल के बता दी हैं, सारी आपने पुट करनी है। पुट करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए जीपी कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव टर्म ईच टर्म इक्वल द सम ऑफ द नेक्स्ट 2 टर्म। जीपी में है कोई टर्म हमारे पास, मान लो ए आर कोमा ए आर स्क्वेयर। ठीक है, ये जीपी में है। तो इनका जो फर्स्ट टर्म का सम है, वो जो मतलब फर्स्ट टर्म है वो क्या है, सम ऑफ द नेक्स्ट 2 टर्म, यानी कि ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर। तो ए थ्रू आउट कैंसिल, तो आर प्लस आर स्क्वेयर। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, ये बनेगी हमारे पास आर स्क्वेयर प्लस आर -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर की जो इक्वेशन आएगी -1 प्लस -√5/2, तो ये आ जाएगी। तो ऑप्शन देख लो, आर हमारे पास क्या है, आर ही पूछा इसने, तो 1 प्लस √5, तो यानी कि √5 इसको लिख सकते हैं 1/2 √5 - 1। नेगेटिव नंबर को इसने लिख दिया पीछे, तो इसका मतलब इसने पॉजिटिव वाला कंसीडर किया, नेगेटिव वाला नहीं लिया। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट पी एंड क्यू बी द रूट ऑफ द इक्वेशन एंड ये हमारे पास गिवन है, आर एस बी द इसकी इक्वेशन के रूट हैं, और ये पी क्यू आर एस ए पी में है। तो वैल्यू ऑफ ए बी हमें निकालनी है। तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से सम ऑफ रूट, यानी कि पी प्लस क्यू हमारे पास कितना है, यहाँ से है हमारे पास ये है 2, और पी क्यू हमारे पास कितना है, ए। ठीक है, अच्छा दूसरी इक्वेशन से हमारे पास क्या है, आर प्लस एस कितना है हमारे पास 18, और आर और एस हमारे पास कितना है, इसकी प्रोडक्ट कितनी है, बी हमारे पास गिवन है। पी क्यू आर एस 3 नंबर है, तो ए पी 4 नंबर ए पी में, तो इसको मान लिया ए प्लस डी, और ये हो गया हमारे पास ए प्लस 2D, और ये हो गया ए प्लस 3D, यानी कि पी क्यू आर और एस हमारे पास ये नंबर हो गए। अब इन तीनों को जब हम सम करेंगे, मतलब पी और क्यू को जब इन दोनों को सम करेंगे तो ए प्लस डी, क्योंकि पी प्लस क्यू हमारे पास किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो 2a प्लस डी हमारे पास कितना हो गया यहाँ पे
2 हो गया। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास क्या हो गया, ठीक है, तो ये हो गया। अब इन दोनों का सम यानी कि क्यू, ये था पी क्यू आर और एस, आर प्लस एस किसके इक्वल है हमारे पास, ये हमारे पास किसके इक्वल है, इन दोनों का जो सम है ए प्लस 2D प्लस ए प्लस 3D किसके इक्वल है, 18 के इक्वल। ठीक है, यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी। एक तो आएगी 2a यानी कि p प्लस क्यू को जब ऐड करेंगे 2a प्लस डी यानी कि 2, और r प्लस एस को जब ऐड करेंगे 2a प्लस 5d यानी कि 8 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -1 और d की वैल्यू आ जाएगी 4। तो इन सब में पुट कर दो, तो वहाँ से पी क्यू आर एस की हमारे पास वैल्यू क्या आएंगी, p की वैल्यू -1, क्यू की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 7, एस की वैल्यू 11। तो यहाँ से ए हमारे पास कितना था पी क्यू, बी हमारे पास कितना था आर एस, और ये -3 आ जाएगा, और ये हमारे पास 77, यही हमसे पूछा था। तो यानी कि -3 और 77, तो ए की वैल्यू -3 यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर हमारे पास को कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1 की पावर n इन ए पावर ऑफ x आर इन द रेशो, ये हमारे पास गिवन है। कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट है तो हमने मान लिया क्या, लगातार n c r -1 कोएफिशिएंट लिख रही हूँ मैं सीधा, यानी कि टी आर -1 टी आर -1, एक मान लिया टी आर और एक मान लिया टी आर प्लस 1। तो ये रेशो लिखेंगे एन सी आर -1 एन सी आर और एन सी आर प्लस 1। ठीक है, और कितना रेशो है इनका, इनका रेशो है 2:15:70। ठीक है, अब इन दोनों इनको सोल्व कर दो। फर्स्ट और सेकंड को जब हम लेंगे तो हमारे पास एन सी आर -1 डिवाइडेड बाई एन सी आर इज इक्वल टू 2/15। ठीक है, तो इसको ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, मैंने लिखवाया था, ये आर है। तो एन सी आर इस टाइप से है, तो इसको क्या लिखेंगे, जो आर है, जो यहाँ से एक यहाँ पे क्या है, एक कम हो रहा है नीचे से, तो ऊपर आर आ जाएगा, मतलब नीचे वाला जो आर है एक कम हो रहा है वो नहीं लिखना आर, और जो नीचे लिखेंगे वो क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस एन माइनस आर प्लस 1 2/15। ठीक है, यहाँ से सोल्व कर लेना, इक्वेशन आ जाएगी एक। अब सेकंड और थर्ड टर्म को लेंगे तो एन सी आर प्लस 1, मैंने क्या बोला था, नीचे वाला लेना है यानी कि आर प्लस 1 और ऊपर वाले का डिफरेंस, तो एन माइनस आर, ये किसके इक्वल है, 15/70 के इक्वल है। तो इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, और हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो ये हो जाएगा 16c1 प्लस 16c2, एवरेज निकालना है ना, तो इन तीनों का क्या हो जाएगा, सम डिवाइडेड बाई 3। तो इनको जब को सोल्व करेंगे, सबको सोल्व करेंगे तो 232 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये एवरेज का फॉर्मूला है, तीनों नंबर का सम डिवाइडेड बाय जितने टोटल नंबर है उतने 3। तो यानी कि हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, इसका सही ऑप्शन जो होगा हमारे पास क्या होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 232 हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के फॉर विच दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस सम। ठीक है, इस सम का जो फैक्टर बनेगा, मतलब वो बताना है, सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक के जिसके लिए योगफल का एक गुणनखंड 49k प्लस 1 है, यानी कि k की वैल्यू हमें यहाँ पे, ठीक है, तो k की वैल्यू हमें बतानी है यहाँ पे। तो ये इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 + 49 + 49 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन 49 की पावर 125। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे सम का, जब हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो a इंटू आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1, ये फॉर्मूला लगेगा। a यहाँ पे हमारे पास क्या चल रहा है 1, और r हमारे पास कॉमन रेशो क्या है 49, और n हमारे पास कितना है, यहाँ से टोटल कितनी टर्म है 125 और एक ही है यानी कि 126 टर्म है, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 49 - 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हमने लिखा 49 की पावर 126 को हम लिख सकते हैं 63 का स्क्वायर और ये माइनस का 1 डिवाइड बाय 48। इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 49 की पावर 63 माइनस 1 49 की पावर 63 प्लस 1 डिवाइड बाय 48। तो इसका एक फैक्टर क्या है 49 के प्लस 1, यही है ना। तो ये कब डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, जब के हमारे पास क्या होगा 63, यानी कि जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास,
क्या कहता है ये क्वेश्चन, माना एक्स हमारे पास 1 2 3 4 5, ए 1 2 बी 3 4 5, एस क्रॉस टी डिनोट द कार्टेशियन प्रोडक्ट एस एंड टी, देन एक्स क्रॉस ए इंटरसेक्शन एक्स क्रॉस बी। तो एक्स क्रॉस टी, एस क्रॉस टी निकालना है, ठीक है। इफ एस क्रॉस टी डिनोट्स द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट एस एंड टी, ठीक है, देन हमें निकालना है एक्स क्रॉस ए इंटरसेक्शन एक्स क्रॉस बी। मतलब एस क्रॉस टी इसने बोला है कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करता है, क्रॉस प्रोडक्ट जो है, ठीक है। तो देखो एक्स क्रॉस ए, यहाँ इसे देखो ये है हमारे पास एक्स क्रॉस ए इंटरसेक्शन एक्स क्रॉस बी, किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, एक्स क्रॉस, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। एक्स तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, तो यानी कि एक्स क्रॉस, अब ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ए और बी में इंटरसेक्शन क्या है, कुछ भी नहीं, 5, तो एक्स क्रॉस 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, 5, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी और सी हमारे पास गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी निकालो। पहले लाइन पे आओ, लाइन पे आओ सभी बच्चे ठीक है ना। तो देखो लाइन हमारे पास क्या कहते हैं, ये 1 है और ये इन्फिनिटी आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, अच्छा बात है। बी हमारे पास क्या बोला है, 3, ये हमारे पास 3 ओपन इंटरवल और ये आगे जा रहा है इन्फिनिटी। अच्छा जी, इंटरसेक्शन बताना है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास क्या आएगा, कॉमन पोर्शन क्या आया, 3 टू इन्फिनिटी। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आया, 3 टू इन्फिनिटी आ गया। यूनियन, अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी निकालो दोबारा, फिर लाइन पे आओ, तो ये हो गया, ए हमारे पास क्या है, 1 से इन्फिनिटी चल रहा है ओपन इंटरवल, और सी हमारे पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 2 चल रहा है, ये इस टाइप से चल रहा है। ये 1 है तो कॉमन क्या आ रहा है, 1 से 2 आ रहा है ना, ये पार्ट हमारा कॉमन आ रहा है, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल 1 से 2 ये हमारे पास कॉमन आ रहा है, यानी कि जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ए स्टूडेंट इज टू आंसर 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 13 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन हमारे पास कितने हैं, 13 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन के वो आंसर करता है। ही मस्ट चूज एटलीस्ट 4 फ्रॉम द फर्स्ट 5, पहले 5 में से 4 क्वेश्चन चुनने ही चुनने, कम से कम 4, 5 भी हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ चॉइसेस बतानी है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो जब हमने एटलीस्ट बोला ना 4 पहले 5 में से, तो यानी कि सबसे पहला केस हमारे पास क्या बनेगा, 5 से 4, टोटल 13 क्वेश्चन है, बचे कितने, 8, चॉइस कितनी बची, 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करने, तो 8 से 6, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 140 आ गया। अच्छा एटलीस्ट बोला था तो 5 भी हो सकते हैं, 5 सी 5 क्रॉस 8 सी मल्टीप्लाई, मतलब 8 सी कितना बचेंगे, टोटल लेने हैं 10, तो 8 सी 5, इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56, दोनों को हमने ऐड करना है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 196, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, लेट ए एंड बी टू सेट डिफाइंड बाय ए हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और बी हमारे पास जो सेट गिवन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से वाई हमारे पास क्या आएगा, +-√3, और यहाँ से जो एक्स है वो हमारे पास क्या आएगा, +-√3। तो इसको कैसे लिखेंगे, लाइन पे डिनोट करेंगे, जब ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस की वैल्यू +-√3, तो -√3 इधर है, √3 इधर है, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, और एक्स की वैल्यू +-√2, तो -√2 ये हो गया, और +√2 ये हमारे पास ये हो गया, ठीक है। तो देखो कितने पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास, टोटल कॉर्नर पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 और 4 पॉइंट है ना, कॉर्नर पॉइंट 4 है, और इसके अंदर जो भी पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, ए इंटरसेक्शन बी बताना है। तो ए इंटरसेक्शन बी में ये जो हमारा स्क्वायर का पोर्शन बचा है, ये वाले सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो इसमें कितने हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना, सारे पॉइंट्स है इस लाइन पे, नंबर लाइन पे, इस पे और इस पे, यहाँ से -√2 से √2 और -√3 से √3 तक के, मतलब ये जो हमारे पास क्या बना है, स्क्वायर बना है। तो हमें बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे क्या होंगे, मोर देन 4, 4 से ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। पता चल गया ना, ये हमारे पास इस टाइप से हमारा क्या बना है, ये हमारे पास स्क्वायर बना है। कॉर्नर पॉइंट कितने हैं, 4, 1 2 3 और 4, ये तो इंक्लूड होंगे ही होंगे, और बीच वाले पॉइंट जो इस लाइन पे हैं, यहाँ से इस लाइन पे हैं, इस लाइन पे क्या है, ये 0 है, ये अब हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, फिर ये यहाँ क्या हो गया, √2 हो गया, फिर हमारे पास 2 आएगा, तो इस टाइप से कितने हैं, 4 से ज़्यादा है, मोर देन 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच
वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो इसका एक रूट है वो क्या है, ट्वाइस इज द लार्ज एज द अदर। तो एक रूट हमारा ट्वाइस है, मान लो दो रूट है हमारे पास अल्फा और बीटा। बीटा हमारे पास क्या है, जो दूसरा एक रूट है वो क्या है, ट्वाइस है लार्ज एज द अदर, मतलब एक मूल दूसरे मूल का दो गुना है। तो बीटा मान लिया वो क्या है, 2 अल्फा। तो यहाँ से सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या होगा, -3 a माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर -5a प्लस 3, ये हो जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा, ये अब बीटा की वैल्यू 2 अल्फा, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा इज इक्वल टू -3 ऑफ ए माइनस, मतलब ये चीज़ हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगी, 3 अल्फा के इक्वल। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब जो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/a² माइनस 5a प्लस 3, हमारे पास ये आ जाएगा। बीटा की वैल्यू 2 अल्फा थी तो ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर, और ये वाली चीज़ हमारे पास एज इट इज़, तो 2 से ये 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो जो अल्फा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर हमारे पास क्या बचेगा, 1/a² माइनस 5a प्लस 3, हमारे पास ये बच जाएगा। ठीक है, तो जो अभी हमने क्या निकालना था, 3 अल्फा निकाला था। 3 अल्फा इज इक्वल टू क्या था, -3 ऑफ a माइनस 1/a² माइनस 5a प्लस 3, ये निकाला था। तो यहाँ से इसका स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड, ये स्केयर इसका स्केयर करेंगे। ठीक है, स्केयरिंग बोथ साइड, अल्फा स्केयर की वैल्यू तो हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, अल्फा स्केयर की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, और ये 3 3 9 हो जाएगा। अल्फा स्केयर की वैल्यू हम पुट करेंगे तो दैट मीन्स हमारे पास ये आ जाएगा 3a माइनस 1 का होल स्केयर, नीचे a² माइनस 5a प्लस 3 का स्केयर। ठीक है, और यहाँ पे 9, अल्फा स्केयर की वैल्यू 1/a² माइनस 5a प्लस 3, ये आ जाएगी। इससे ये एक पावर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 9 है इनटू में, तो अब इसको इधर लेके आएंगे, एक पावर से तो ये कैंसिल हो गया ना, तो एक पावर बची है। तो यहाँ से हमारे पास जो a की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2/3 आ जाएगी। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो यही हमें निकालना था। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे, 2/3, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, a की वैल्यू ही हमें यहाँ पे निकालनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 10 पॉइंट्स इन ए प्लेन, हमारे पास प्लेन में 10 पॉइंट्स हैं। ठीक है, 6 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। जो पॉइंट्स, अगर कोई पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो दैट मीन्स वो एक ही लाइन पर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, इसका मतलब एक ही लाइन पर है। n इज़ अ नंबर ऑफ ट्रायंगल, n हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं, तो हमें बताना है कि 10 पॉइंट से हमारे पास कितने ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, तो देखो 6 पॉइंट ट्रायंगल बनने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए, हमें 3 पॉइंट चाहिए, क्योंकि इस टाइप से ट्रायंगल बनता है 1 2 और 3, इस टाइप से हमारे पास क्या चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए। तो टोटल 10 पॉइंट्स हैं, 10 में से 10c3, तो हमारे पास क्या होगा, ट्रायंगल बनने की पॉसिबिलिटी होगी 10c3, माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि 6 पॉइंट्स हमारे पास क्या है, कोलिनियर हैं। 6 पॉइंट्स कोलिनियर, तो एक भी हमारे पास ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो -6c3 यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो टोटल आएगा वो क्या आ जाएगा, 100, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारे पास कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 100 हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल आ जाएंगे। तो दैट मीन्स हमारे पास जो 100 किस में है, n इज लेस देन इक्वल टू 100, 100 आया है ना, तो इक्वल टू का साइन कहाँ पे है, इसमें है, तो और किसी में है ही नहीं, तो ये हमारे पास n इज लेस देन इक्वल टू 100 या 100 से कम जो है हमारे पास ट्रायंगल बन जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फंक्शन f फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये क्वेश्चन मैंने, जो अगर मेरी किसी ने प्रैक्टिस सीरीज देखी है स्टार्टिंग से, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन अच्छे से करवाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम केस लेते हैं, मान लिया x1 और x2 दोनों नंबर क्या है, इवन है, तो उस केस में हमारे पास देखो इवन है, तो ये हो जाएगा -x1/2, इवन के केस में n/2 चल रहा है ना, इज इक्वल टू -x2/2, 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल, तो इसका मतलब x1 इज इक्वल टू x2 है, तो दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो ये 1 1 की कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा केस हमने क्या लिया, जब दोनों ओड हैं, यानी कि x1 और x2 दोनों क्या हैं, ओड हैं, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा x1 - 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x2 - 1 डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू x2, दिस इंप्लाइज यहाँ से f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अगर एलिमेंट सेम है तो उनकी इमेज भी क्या है, सेम है, ये भी 1 1 हो गया। अब हम क्या लेते हैं, x1 हमारे पास क्या है, इवन है, और x2 हमने ले लिया क्या है, ओड है, तो इस केस में हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी आएगी, इस केस में -x1/2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा x2 - 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, और ये हमारे पास इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। जब हमारे पास एलिमेंट इक्वल नहीं है तो इमेज भी इक्वल नहीं है, ये भी 1 1 की हमारे पास क्या होती है, डेफिनेशन। तो कुल मिला के जो ये फंक्शन है वो ये क्या बन गया, हमारे पास 1 बन गया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया और सेकंड थर्ड भी हमारा गलत हो गया। अब हमें चेक करना है ऑन टू। देखो ऑन टू कैसे चेक करते हैं,
ऑन टू, जब यहाँ पे एन हम इवन या ओड कुछ भी पुट करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, जब मान लो मैंने यहाँ पे 3 पुट कर दिया तो 2 से 3 -1 यानी कि 2, तो जो इसकी रेंज आएगी वो हमारे पास रेंज जो आएगी वो सॉरी रेंज इसने हमारे पास जो गिवन दे रखा है नेचुरल नंबर से इंटीजर्स तक दे रखा है, नेचुरल नंबर से इंटीजर्स तक दे रखा है। तो यानी कि ऑन टू के लिए हम क्या प्रूव करेंगे, जो कोडोमेन है, कोडोमेन किसके इक्वल होनी चाहिए, रेंज के इक्वल होनी चाहिए, तभी वो ऑन टू आएगा ना। तो कोडोमेन यहाँ पे जेड है तो रेंज भी इसकी क्या आएगी, जेड आएगी। तो देखो रेंज अगर जेड आती है तो ये फंक्शन ऑन टू बन जाता है। ठीक है, रेंज जेड आने के लिए देखो यहाँ पे एफ ऑफ जेड सेट ऑफ इंटीजर्स कोडोमेन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ जेड। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे सॉरी कोडोमेन हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे जब हम पुट करेंगे -2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 -1/2, फिर ये -2 बाहर -1/2, तो -1 ऐसे पॉइंट्स पुट करते रहेंगे तो हमारे पास जो सेट बनेगा वो हमारे पास कुछ इस टाइप से बनेगा। एक मिनट क्या हो गया, 1 मिनट बेटा। ये जो हमारे पास सेट बनेगा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस और ये फ़ोटो मेरा बेटा है छोटा, उसकी थी। ठीक है, कभी आप सोचो पता नहीं किसकी फ़ोटो है, तो ये मेरा बेबी है, छोटा बेबी है, उसकी फ़ोटो है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, गलती से मेरा हाथ लग गया था। तो देखो ये हमारे पास और वो सारा रब भी हो गया। तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, एफ ऑफ जेड क्या बना था, अभी हमने बताया था जो फंक्शन बना था, सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। ये हमारे पास कोडोमेन इसने गिवन है इंटीजर्स के। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जब हम पुट करेंगे तो जो हमारे पास आएगी, जो रेंज आएगी, यहाँ पे हमने नेचुरल n टू जेड है हमारे पास फंक्शन, तो जो एफ ऑफ एक्स है हमारे पास ये वैल्यू गिवन है। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे पुट करेंगे, जब 1 पुट करेंगे तो ओड आएगा, यानी कि 1 - 1 डिवाइड बाई 2 इस टाइप से। अच्छा, उसके बाद 2 पुट करा, 2 इवन है तो -2/2 आ जाएगा। उसके बाद 3 पुट करेंगे तो ओड है 3 - 1/2, इस टाइप से आएंगे। तो ये क्या हो गया 0, ये हो गया 2 से 2 यानी कि -1, ये हो गया 2 यानी कि 1। तो ये हमारे पास जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर बनेगा। जो डोमेन से एलिमेंट पुट करते हैं ना तभी तो हमारे पास रेंज आती है। तो इसकी जो कोडोमेन तो जेड दे रखी है, जब नेचुरल नंबर यहाँ पे पुट करेंगे, डोमेन पुट करेंगे, तो जो हमारे पास रेंज बनेगी वो सारी क्या आएगी, सेट ऑफ इंटीजर्स आएगी। और ये किसके इक्वल है, हमारे पास कोडोमेन के इक्वल है, यानी कि रेंज हमारे क्या आ गई, हमारे यहाँ पे आ गई सेट ऑफ इंटीजर्स आ गई। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ऑन टू। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑन टू सॉरी 1 1 एंड ऑन टू बोथ। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के हमारे पास अल्फा और बीटा रूट है, तो हमें बताना है कि किसके इक्वल होगा। तो एक बात देखो, यहाँ से इन दोनों की जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, और ये आ जाएगा बीटा अल्फा प्लस अल्फा बीटा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमें आती है। अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1 और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये तो -1 है, और यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1, अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है ना, 2 × 1। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी -1, यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये जो नंबर है वो उसको सोल्व करके देखेंगे, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन में हमारे पास ये आया, क्या आया हमारे पास -1 और ये आ जाएगा 2। ठीक है, ऑप्शन में देखो -1 और 2 ये बिल्कुल मैच हो रहा है। फर्स्ट सेकंड गलत हो गया, थर्ड भी गलत हो गया, -1 और यहाँ -2, हमें तो प्लस का 2 चाहिए, फोर्थ भी गलत, तो ऑप्शन से डिस्कार्ड हो गया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ये हमें सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ एफ ऑफ एक्स इज, हमारे पास ये गिवन है फॉर सम ए बिलोंग्स टू आर, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग तो इस पे है 0 से 1 पे, और डिक्रीजिंग इस पे है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक बात देखो, इंक्रीजिंग है तो क्या करें हम, एफ डेक्स इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिक्रीजिंग है तो एफ डेक्स एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। एक्स कब वो होगा हमारे पास इंक्रीजिंग 0 से 1 पे, और एक्स कब डिक्रीजिंग होगा हमारे पास 1 से 5 पर। ठीक है, तो डेरिवेटिव निकालना है, मेन मकसद यहाँ पे क्या है, इसका डेरिवेटिव निकाल दो। डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो डेरिवेटिव देखो कॉमन निकाल लो, देखो एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0, तो इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, इक्वल टू 0, यानी कि एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या कर दो, यहाँ पे 0 कर दो। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या कर दिया हमने, 0 कर दिया। ठीक है, क्योंकि 1 पे क्यों किया है, क्योंकि 1 से यहाँ पे क्लोज है, 1 से यहाँ पे क्लोज है, कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो हो गया यहाँ तक क्लियर। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 जब हम करेंगे
तो पहले इसको यहाँ से सीधा सोल्व करो। तो एफ ऑफ एक्स माइनस 14 की वैल्यू निकालो। तो एफ ऑफ एक्स माइनस 14 जब करेंगे, एफ ऑफ एक्स इसमें से माइनस क्या करेंगे 14 करेंगे। तो जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और इंटू में एक्स माइनस 7 ये आ जाएगा। जब हम एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स में से माइनस 14 करेंगे तो जो इसके फैक्टर बनेंगे वो हमारे पास ये बनेंगे एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 7 बनेगा। एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इसके अपोन में ले आओ, एफ ऑफ एक्स माइनस 14 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 7। तो ये हमारे पास ये आ गया। तो कुल मिलाकर इसकी वैल्यू हमें चाहिए थोड़ी किसकी इक्वल है 0 की। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7 इज इक्वल टू 7 यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। एक मैट्रिक्स है हमारे पास, हमें बताना है कि क्या मैट्रिक्स कौन सा ट्रू है, कौन सी ट्रू है। तो देखो -1 से इसकी अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो क्या ये यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगी। और यूनिट मैट्रिक्स का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमारे पास ये होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। इसकी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो एलिमेंट पॉजिटिव भले ही हो जाए, मतलब इसका मतलब ये हमारे पास ये हो जाएगी 0 0 1 0 1 0 1 0 0। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ये गलत हो गया। अच्छा, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल गलत। ए इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। इसके आइगन वैल्यू हमारे पास क्या आएंगी 1 1 और 1, क्योंकि ये क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो इसके आइगन वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट हो जाएंगी। तो इसका मतलब ए इनवर्स यहाँ पे हमारा क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया गलत हो गया। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद देखो ए इज अ जीरो मैट्रिक्स, क्या ये जीरो मैट्रिक्स है, नहीं ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है, तो ये भी गलत है। तो ए स्क्वायर इज आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी जब इसकी मल्टीप्लाई 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये मैट्रिक्स बन जाएगी और ये क्या हो जाएगी आइडेंटिटी, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और मेरी अगर वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन, अगर किसी भी इक्वेशन के पास नो सोल्यूशन है तो उसका डेटरमिनेंट हमारे पास क्या है 0 है। ठीक है, नो सोल्यूशन का मतलब डेटरमिनेंट 0 है, यानी कि नो सोल्यूशन का मतलब एक और होता है कि उसके पास नो सोल्यूशन मीन्स नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ये एक ही बात है। ठीक है, या तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे या नो सोल्यूशन होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो नो सोल्यूशन के लिए इस मैट्रिक्स इसकी मैट्रिक्स बनाओ जो लेफ्ट साइड में है। तो इसकी मैट्रिक्स हमारे पास ये बनेगी अल्फा 1 1 1 अल्फा 1 1 1 अल्फा। ठीक है, इसका डेटरमिनेंट किसके इक्वल होगा 0। यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आएगी क्या, अल्फा की वैल्यू आएगी 1 और -2। जब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू -2 हम पुट करेंगे तो -2 यहाँ पे पुट करो, ये हो जाएगा -2x प्लस का y प्लस का z इज इक्वल टू -2 -1। राइट साइड में तो सारी -3 आ जाएंगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा x -2y प्लस का z इज इक्वल टू -3। तो मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है, और थर्ड यहाँ पे आ जाएगी x प्लस वाई -2z इज इक्वल टू -3। तो ये तीनों इक्वेशन आपस में क्या हो जाएंगी सेम हो जाएंगी, यहाँ से x y z का कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब f इज इक्वल टू -2, एक मिनट f इज इक्वल टू -2 इसमें सेम नहीं होंगी। अल्फा -2 पे जो हमारी इक्वेशन बनी वो तो बन गई थी। ठीक है, अभी लिख के रखना उसको। और अच्छा अब दोबारा अल्फा इज इक्वल टू 1 पे देखते तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये भी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अच्छा उस पर सोल्यूशन बनेगा बेटा, वो गलती से बोल गया मैंने, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तीनों इक्वेशन हमारे पास सेम होगी तो कोई कंक्लूजन नहीं निकला। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1 यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएंगे क्योंकि इक्वेशन क्या है यहाँ पे सेम है। अल्फा इज इक्वल टू 2 के लिए -2 के लिए भी मैंने आपको इक्वेशन बताई है, वहाँ से x y z की हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है, और एक्स इज सॉरी अल्फा इज इक्वल टू 1 पे हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आ जाएंगे, क्योंकि क्या होगा कि जो हमारे पास इक्वेशन है तीनों इक्वेशन क्या होंगी सेम होंगी। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 के लिए x y z के हमारे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, और अल्फा इज इक्वल टू -2 पे हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। फॉर विच दिस इक्वेशन हैज़, जो इक्वेशन हमें बनी थी उस पर कोई भी सोल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अल्फा इज इक्वल टू -2 यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट
हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? वो मैंने गलती से आपको बोल दिया था, अल्फा इज इक्वल टू 1 पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे। इक्वेशन मैंने आपको दोनों के लिए बता दी है। ठीक है, आगे आप अल्फा इज इक्वल टू -2 पे आप सोल्व करके देखोगे तो हमारे पास क्या आएंगे, 9 सॉल्यूशंस यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स। अच्छा, इसकी डोमेन, इसकी बताना है डोमेन। तो साइन हमारे पास क्या होता है, जो साइन होता है, साइन फंक्शन साइन एक्स क्या होता है, -1 और 1 के बीच में होता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से देखो साइन एक्स -1 और 1 के बीच में होता है, तो एक्स हमारे पास ये है, तो यानी कि -1 इज लेस देन इक्वल टू यही होगा। अब एक्स यहाँ पे ये क्या है, x/3, तो यहाँ से क्या करेंगे 3, ये हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट -1 लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, तो log ऑफ x/3 है, तो इसका मतलब जो log फंक्शन होगा तो वो भी क्या होगा, log ऑफ x/3, बेस हमारे पास 3 है, लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, -1 और 1 के बीच में हो जाएगा। जबकि जो हो जाएगा, तो अब हम ये सोल्व करेंगे। लेस देन जो log होता है वो क्या होता है, इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 से इन्फिनिटी होती है हमारे पास, तो इसका मतलब ये लेस देन इक्वल टू 1 तो नहीं होगा, तो हमें ये केस हमारे पास यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 1, सॉरी पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। देखो ये दोनों केस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। रेंज तो log x की हमें पता है, ये 0 से इन्फिनिटी होती है, यहाँ पे नहीं चलेगी। ओके, सॉरी देखो दोबारा देखो, -1 से लेके log x क्या होगा, क्योंकि ये होता है लेस देन इक्वल टू 1, तो पहले हम ये दोनों केस सोल्व करेंगे। एक बार -1 लेस देन इक्वल टू दिस करेंगे और एक बार ये लेस देन इक्वल टू 1 करेंगे। तो पहले इन दोनों को हम सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा -1 जो होगा, ये हो जाएगा -1 इज लेस देन इक्वल टू log ऑफ 3x/3, और ये बेस है जो यहाँ पे इसकी पावर के ऊपर चला जाएगा, -1 बेस की पावर के ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम ऐसे, ये log की प्रॉपर्टी सबको ही पता होगी। तो इसका मतलब यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, log ऑफ x/3, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो गया 1/3। ठीक है, 3 की पावर -1 था, तो यहाँ से x/3 एक्सपोनेंशियल लेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाए, एक्सपोनेंशियल क्यों, log बेस हमने यहाँ पे पूछा दिया था, ये हो गया था 3, ये हमने ऐसे था ना, log ऑफ 3x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, -1 था, तो ये हो गया log ऑफ 3, ये log बेस अगर यहाँ पहुँचाएंगे तो log हट जाएगा, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की पावर -1, x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, और x हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगी। इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या है, 1। अब दूसरा केस सोल्व करेंगे, log ऑफ 3x/3 लेस देन इक्वल टू 1, ये भी सेम x/3 लेस देन इक्वल टू 3, x इज लेस देन इक्वल टू 9, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 9, मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू 9, तो 1 से 9 यहाँ पे क्लोज इंटरवल हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। log प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज करी है। ठीक है, चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन, f ऑफ के एक्स इज इक्वल टू 1/k साइन के एक्स प्लस कोस के एक्स, फॉर विच के की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन, देन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन द वैल्यू ऑफ f फॉर x। तो जो हमें चाहिए वही यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो k की जगह 4, तो ये हो जाएगा 1/4 साइन 4x प्लस कोस 4x माइनस 1/6, ये हो जाएगा साइन 6x प्लस कोस 6x। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब उसके बाद देखो, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 1/4 है, तो साइन 4x हमने क्या किया, यहाँ पे इसको हमने 1/4, यहाँ पे हमने फॉर्मूला खोल दिया, हमने इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखा, तो साइन 4x प्लस कोस 4x और प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स आएगा ना, तो मैंने -2 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, अब उसके बाद ये ब्रैकेट बंद, फिर -1/6, यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही किया, साइन 6x प्लस कोस 6x, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला खोल दिया। ठीक है, साइन क्यूब एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास साइन क्यूब, 3 2 जा 6 होते हैं ना, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स 3 2 जा 6, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्यूब लगाया मैंने, क्यूब वाला फॉर्मूला खोला है, तो ठीक है वही चीज़ यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। यहाँ तक आ गया समझ। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4, वो हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा क्या बचेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, फिर आ जाएगा माइनस का 1/6, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स। ठीक है, जो अब हमने वो फॉर्मूला खोले। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से हमने क्या किया,
यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स 1/6 1 माइनस 3 साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स। जब हम इसको खोल लेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा, जो हम सोल्व करके हमारे पास जो आंसर आएगा तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 2 यानी कि 1/2 साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स, फिर माइनस 1/6 माइनस 1/2 साइन क्यूब एक्स और कोस क्यूब एक्स। ठीक है, तो जब इसको हम खोल लेंगे, को खोल के जब इसको सोल्व करेंगे, ये माइनस था ना, माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ठीक है, 3 यहाँ पे साइन स्क्वेयर एक्स और कोस स्क्वेयर एक्स आएगा बेटा, साइन स्क्वेयर एक्स और कोस स्क्वेयर, क्यूब नहीं आएगा, क्यूब का तो हमने फॉर्मूला लगाया ना, तो वहाँ पे ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स, तो यहाँ से देखो 1/2 आ गया, प्लस का 1/2 और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1/4 माइनस 1/6, तो यहाँ से हो जाएगा 6 माइनस 4 6 चौका 24, हमने एलसीएम लिया तो ये होगा 2/24 यानी कि कितना आ गया 1/12। ठीक है, तो यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज़ करी है, एक तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और 1 प्लस बी का क्यूब। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज़ करी है। ठीक है, आ गया समझ में। तो चलिए, हमारा ये EMRS जो PGT का एग्ज़ाम है, EMRS PGT 2023 का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे आज कंप्लीट होता है। तो कल मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो चलिए, बाकी आपको मैं अपडेट दे दूंगी कि हम कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, क्लास में टेलीग्राम पे आपको वहाँ पे अपडेट मिल जाएगा। ओके, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।